हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक्शनेबल क्लेम का टॉपिक। तो एक्शनेबल क्लेम होता क्या है आपका, ओके। तो इसे हिंदी में कहते हैं अनियोज्य दावा। तो अनियोज्य दावा धारा 3 संपत्ति अंतरण अधिनियम में दिया हुआ है। धारा 3 के अनुसार अनियोज्य दावे में स्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा या चल संपत्ति के गिरवी के द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न किसी ऋण या चल संपत्ति जो दावेदार के कब्जे में नहीं है कोई फायदाप्रद हित अभिप्रेत है जिनके आधार पर न्यायालय अनुतोष प्रदान करता है, ओके। तो ऐसे में अनियोज्य दावे में क्या नहीं आता है, तो बंधक द्वारा कोई संपत्ति अगर रखी गई है या फिर कोई चल संपत्ति जो गिरवी के द्वारा रखी गई है उसका प्रतिभूत ऋण इसमें नहीं आता। यानी इससे भिन्न कोई चल संपत्ति जो दावेदार के कब्जे में नहीं है, कोई फायदाप्रद हित अभिप्रेत है, यानी उस चल संपत्ति से रिलेटेड कोई भी बेनिफिट उसको होना है जिसके लिए वो क्लेम कर रहा है और जिसके लिए उसको कोर्ट क्या करती है, रिलीफ प्रदान करती है, ओके। नेक्स्ट है आपका व्याख्या। तो धारा 3 में आपकी परिभाषा के आधार पर निम्नलिखित दो बातों को सम्मिलित किया जाता है। फर्स्ट है आपका अप्रतिभूत ऋण यानी अनसिक्योर्ड डेब्ट। तो अनसिक्योर्ड डेब्ट आपका वही होता है जिसके लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, मीन्स उसके लिए कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता है, कुछ भी बंधक नहीं रखा जाता है, वो अनसिक्योर्ड होता है। और सेकेंड पॉइंट है आपका चल संपत्ति में लाभप्रद हित जो दावाकर्ता के कब्जे में नहीं है। ऐसी कोई चल संपत्ति जिसमें उस व्यक्ति का जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है उसका लाभप्रद हित है जो दावाकर्ता के कब्जे में नहीं है। जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है उसके कब्जे में ऐसी चल संपत्ति नहीं है, ओके। अब आते हैं अप्रतिभूत ऋण होता क्या है, यानी अनसिक्योर्ड डेब्ट होता है क्या है। तो ऋण संरक्षित या आरक्षित हो सकता है यदि अचल संपत्ति द्वारा संरक्षित किया जाए तो इसे बंधक धारा 58 से लेके 104 जो कि ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी डील करता है कहा जाता है। यदि चल संपत्ति से संरक्षित नहीं किया जाता तो उसे गिरवी के द्वारा जो कि आपका चल संपत्ति होता है, ठीक है। अचल संपत्ति से जो भी डेप्ट सिक्योर किया जाता है वो आपका ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी में कवर किया जाता है बंधक के द्वारा 58 से लेके 104। और चल संपत्ति के द्वारा जो भी डेप्ट आपका सिक्योर किया जाता है वो आपका गिरवी है जो कि सेक्शन 72 से लेके 79 आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है, ओके। तो इसमें आपका दो तरीके से आपका डेप्ट सिक्योर किया जाता है। यदि चल या अचल कोई भी प्रतिभूति ना हो यानी कोई भी सिक्योरिटी ना हो और ना ली जाए तो इसे आरक्षित ऋण कहा जाता है, यानी इसे अनसिक्योर्ड डेप्ट कहा जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति मात्र प्रोनेट सेक्शन 4 एनआई एक्ट 1881 के आधार पर ऋण लेता है तो इसे असंरक्षित ऋण कहा जाता है। असंरक्षित ऋण को अनियोज्य दावा कहा जाता है। यानी आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए, जो आपका एक्शनेबल क्लेम है तो एक्शनेबल क्लेम जो है आपका अनसिक्योर्ड डेप्ट पे ही लागू होगा, आपका सिक्योर्ड डेप्ट पे लागू नहीं होगा। और सिक्योर्ड डेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 58 से लेके 104 जो कि आपका मॉर्टगेज की बात करता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में ये कवर किया गया है। और मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्शन 72 से लेके 79 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किया गया है जो कि आपके प्लेज की बात करता है, ओके। तो आपका ओवरऑल जो एक्शनेबल क्लेम है वो अनसर्टेन डेप्ट पे ही लागू होता है। अब इसमें देखते हैं दूसरे व्यक्ति के कब्जे में स्थित चल संपत्ति में लाभप्रद हित। तो यदि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है और उसमें आपका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है तो ऐसे में भी आपका एक्शनेबल क्लेम का राइट बनता है। दूसरे व्यक्ति के कब्जे में स्थित चल संपत्ति से लाभप्रद हित या कब्जा प्राप्त करने का दावा करता व्यक्ति का हित अनियोज्य दावा माना जाता है, ओके। इसके लिए निम्नलिखित तीन बातें आवश्यक है। अब क्या क्या प्रूफ करना आवश्यक है, तो जो दावा है चल संपत्ति से संबंधित होना चाहिए, यानी जो आपका क्लेम है वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित होना चाहिए। सेकेंड है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए। एंड आपका थर्ड है जो आपका व्यक्ति क्लेम कर रहा है उस संपत्ति में कोई उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, ओके, या कब्जा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए उसका। तो उक्त अधिकारों व दावों को यदि न्यायालय द्वारा मान्यता प्रदान की जा सके तो एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा। यदि संपत्ति दावाकर्ता के वास्तविक यानी एक्चुअल या फिर आणविक यानी कंस्ट्रक्टिव कब्जे में हो तो इसे एक्शनेबल क्लेम नहीं माना जाएगा। यानी जो भी व्यक्ति दावा कर रहा है प्रॉपर्टी उसके पास एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में है तो भी ये एक्शनेबल क्लेम नहीं माना जाएगा, ओके। तो आइए देखते हैं कुछ एक्शनेबल क्लेम के एग्जाम्पल। यहाँ से प्री में एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या एक्शनेबल क्लेम होते हैं और क्या एक्शनेबल क्लेम नहीं होते हैं।
तो आपका बकाया किराया प्राप्त करने का जो अधिकार होता है वो आपका एक्शनेबल क्लेम होता है। जीवन बीमा पॉलिसी के तहत धन प्राप्ति करने का अधिकार आपका एक्शनेबल क्लेम होता है। अग्रिम दी राशि प्राप्त करने का अधिकार भी आपका एक्शनेबल क्लेम होता है। यदि विक्रय को रद्द कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य प्राप्त करने का अधिकार भी आपका एक्शनेबल क्लेम होता है। भंग भागीदारी फर्म के भागीदार द्वारा खातों पर वाद लाने का अधिकार भी आपका एक्शनेबल क्लेम होता है। मुस्लिम स्त्री का असंदत मेहर यानी अनपेड डॉवर मेहर प्राप्त करने का अधिकार भी आपका एक्शनेबल क्लेम होता है। और ये क्वेश्चन आपका एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि मुस्लिम महिला का जो अनपेड डॉवर होता है क्या वो एक्शनेबल क्लेम होता है, तो यस इट्स एक्शनेबल क्लेम। माल क्रय करने की संविदा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकार, ये भी आपका एक्शनेबल क्लेम होता है। किसी व्यवसाय की आय प्राप्त करने का अधिकार, तो किसी व्यवसाय से आय प्राप्त करने का अधिकार भी आपका एक्शनेबल क्लेम होता है। आइए अब देखते हैं कि क्या एक्शनेबल क्लेम नहीं होता है, मीन्स कौन से आपके अनियोज्य दावे नहीं होते हैं, उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट है आपका क्षतिपूर्ति, यानी जो आपका टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी क्षतिपूर्ति होती है प्राप्त करने का जो अधिकार होता है, तो आप इसका क्लेम एक्शनेबल क्लेम की तरह नहीं कर सकते हैं। मध्यवर्ती लाभ प्राप्त करने का अधिकार, तो मध्यवर्ती लाभ आपका सीपीसी का सेक्शन 212 में दिया, यानी सेक्शन 2 के क्लॉज 12 में दिया हुआ है। आप वहाँ जाके इसको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा मध्यवर्ती लाभ होते क्या हैं। ओके, तो इसका जो क्लेम होता है ये भी आपका एक्शनेबल क्लेम नहीं होता है। प्रतिलिपियाँ अधिकार यानी कॉपीराइट, पेटेंट आदि, क्योंकि ये स्वामी में निहित होते हैं इसलिए इससे रिलेटेड आपके जो भी क्लेम होते हैं वो भी आपके एक्शनेबल क्लेम नहीं होते हैं। ऋण की डिक्री जो न्यायालय द्वारा पारित की गई है ये भी आपके एक्शनेबल क्लेम नहीं होते हैं। अब एक्शनेबल क्लेम का अंतरण, क्या एक्शनेबल क्लेम का अंतरण किया जा सकता है, यानी अनियोज्य दावे का अंतरण किया जा सकता है? यस, सेक्शन 130। तो आइए इसके अंतरण का ढंग देखते हैं, यानी इसके ट्रांसफ़र का ढंग देखते हैं कि किस मैनर में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सेक्शन 130 आपके इसके अंतर्गत क्या बोलते हैं, एक्शनेबल क्लेम को विक्रय बंधक पट्टा यानी लीज, विनिमय, दान किसी भी माध्यम से अंतरित किया जा सकता है। ओके, धारा 130 के अंतर्गत अनियोज्य दावे का अंतरण लिखित तथा हस्ताक्षरित दस्तावेज के माध्यम से किया जा सकता है। दस्तावेज का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, यानी आप एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लिखित होना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए, यानी जो अंतरण आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए और हस्ताक्षरित होना चाहिए दस्तावेज, बट ज़रूरी नहीं है वो आपका रजिस्टर हो यानी पंजीकृत हो। अगर पंजीकृत नहीं भी होगा तो भी वो वैलिड होगा। ओके, तो यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफ़र करने के लिए रजिस्टर होना आवश्यक है? तो रजिस्टर होना आवश्यक नहीं है, सिर्फ वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए और हस्ताक्षरित होना चाहिए। ओके, साइंड होना चाहिए। अलग दस्तावेज या निर्माण करना भी आवश्यक नहीं होता, जैसे वचन पत्र का पृष्ठांकन द्वारा भी अंतरण किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब इसके अंतरण का प्रभाव क्या होगा, यानी एक्शनेबल क्लेम का अगर अंतरण कर दिया जाए यानी ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो अंतरण के पश्चात समानुदेशित अपने नाम से वाद ला सकता है, यानी एक ए नाम का व्यक्ति है वो अपना एक्शनेबल क्लेम बी को ट्रांसफ़र कर देता है, तो बी क्या करता है वो अपने नाम से सूट फाइल कर सकता है। ओके, तथा सभी अधिकार या दायित्व उसे अंतरित हो जाएंगे। जो भी राइट्स एंड लायबिलिटी ए की थी वो अब बी को ट्रांसफ़र हो जाएगी इस एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफ़र के बाद। ओके, नेक्स्ट है आपका अंतरण की सूचना। तो धारा 131 यानी 131, यद्यपि एक्शनेबल क्लेम के अंतरण के लिए ऋणी को सूचना देना आवश्यक नहीं है, यानी इसके लिए कोई भी सूचना देना आवश्यक नहीं है, परंतु उसे सूचित कर देने से समानुदेशित का हित जो होता है वो संरक्षित हो जाता है। कोई कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है आप सूचना दीजिए, बट अगर आप सूचना देते हैं तो उससे सामने वाले का जो हित है यानी इंटरेस्ट है वो आपका सिक्योर्ड हो जाता है। तो ये आपका ओवरऑल एक्शनेबल क्लेम था और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसके आंसर ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू।